Good morning, students. Last lecture I have completed investment property. India's 40 हम लोग complete कर चुके हैं. And today I'll be doing ICI study material question. Module के questions मैं solve करूँगा. See what we have done in investment property. The meaning of investment property. Investment in land, building or both. For earning rentals or for appreciation. ये दो पर्पज़ के लिए अगर इन्वेस्टमेंट है लैंड बिल्डिंग में तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे. लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम लोग हमारे खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम लोग परचेज करके रीसेल करते हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और अपने पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी है तो हम लोग उसको इंडियाज़ 2 में डील करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में. कोई पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग है और हम नई फैक्ट्री बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए और वो फैक्ट्री बिल्डिंग को हम लोग इमीडिएटली इन द सेम कंडीशन अगर बेचना चाहते हैं तो उस पर इंडियाज़ 105 अप्लाई होगा. दैट इज़ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. अगर किसी और के लिए हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हमको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से लेना देना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो रेवेन्यू है और उसकी अकाउंटिंग होगी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के स्टैंडर्ड में इंडियाज़ 115 में. कोई लैंड अगर अनडिटरमाइंड यूज़ के लिए पड़ी है जिसका यूज़ डिटरमाइंड नहीं है तो हम यही मानेंगे कि वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए. कोई लैंड अगर हम लोग ने परचेज़ की है और जिसको हम लोग हमारे बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे, जिसको हम लोग ने परचेज़ करके रीसेल के लिए नहीं रखा हुआ है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और जिसको हम लोग इमीडिएट बेसिस पे सेम कंडीशन में बेचना नहीं चाहते, सो अनडिटरमाइंड अगर यूज़ है तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन ही अजम्पशन आता है कि हम लोग फ्यूचर में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं. सो उसको हम लोग इंडियाज़ 40 में डील करेंगे. कोई लैंड एंड बिल्डिंग अगर लेके रखी है, रेंट पे नहीं दी, वेकेंट है लेकिन इंटेंशन रेंट कमाना है तो उसका ट्रीटमेंट भी इंडियाज़ 40 में होगा. और अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग मैंने मेरे स्टाफ को दी है उनके एकोमोडेशन के लिए, हाँ उनसे डेफिनेटली मैं रेंट ले रहा हूँ लेकिन वो जो रेंट है वो कोई मेरा पर्पस रेंट कमाना नहीं है, वो रेंट मार्केट रेट ऑफ रेंट से भी कम है तो यहाँ पे मैं बिज़नेस को स्मूथली चलाना चाहता हूँ. मैं मेरे बिज़नेस के लिए प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ. सो मेरा जो स्टाफ है उसको एकोमोडेशन देने का मतलब है बिज़नेस को स्मूथली चलाना. तो वो केस में वो प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग इंडिया 16 में डील करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में. कोई अगर लैंड एंड बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे दी है तो हमको लेसर की बुक्स में जाके देखना है और लेसर की बुक्स में जाके इंडियाज़ 40 अप्लाई करना है. लेकिन अगर फाइनेंस लीज पे दी है तो ओनर लेसी होता है. लेसी के बुक्स में जाओ और चेक करो, अगर लेसी खुद वो प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है तो इंडिया 16 अप्लाई करो. लेकिन अगर लेसी वो प्रॉपर्टी किसी और को दे रहा है रेंट पे सो वो इन दैट केस लेसी के बुक्स में इंडियाज़ 40 अप्लाई करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अगर होल्डिंग सब्सिडरी को प्रॉपर्टी दे, सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को प्रॉपर्टी दे और विद इन द ग्रुप अगर यूज़ हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानी जाएगी कि हमारा एसेट हम हमारे बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं. लेकिन अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को दी और सब्सिडरी ने कोई आउटसाइड पार्टी को दे दी तो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग बोलेंगे दैट दिस प्रॉपर्टी हैज़ बिन गिवन ऑन रेंट. हम रेंट कमा रहे हैं तो उस पर इंडियाज़ 40 अप्लाई करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम लोग हमारे बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं प्लस हमने रेंट पे भी दे रखा है तो फिर वो केस में अगर वो सेपरेबल है, सेपरेबल मतलब सेपरेटली अगर फाइनेंस लीज पे बेचा जा सकता है, हम लोग सेपरेटली किसी को दे सकते हैं अगर फाइनेंस लीज पे, अगर वो प्रॉपर्टी सेपरेबल है तो हम लोग यूज्ड पोर्शन पे इंडिया 16 और रेंटेड पोर्शन पे इंडियाज़ 40 अप्लाई कर सकते हैं. अगर सेपरेबल नहीं है तो फिर पूरे पे इंडिया 16 अप्लाई होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. फिर उसके बाद में अगर कोई प्रॉपर्टी के साथ में कुछ सर्विसेज भी दे रहा हूँ, जैसे मॉल में शॉप है उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड सर्विस, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, क्लीनिंग सर्विस भी आती है तो उससे कोई क्लासिफिकेशन नहीं बदल जाएगा. ये सर्विसेज बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नेचर की होती है. अच्छा, होटल इंडस्ट्री भी, होटल वाले भी रेंट कमाते हैं, रूम रेंट पे देते हैं, रूम सर्विस भी देते हैं. सेम जो मैं मॉल में शॉप दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, वैसे होटल्स वाले भी एक कस्टमर को रूम रेंट पे देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. बट यहाँ पे इंडियाज़ 40 नहीं, क्योंकि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो अपना ये काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी उनके लिए
उनका बिजनेस प्रॉपर्टी है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, उनका तो बिजनेस यही है, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, इंडिया 16 में डील होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। अच्छा, इसके बाद हम लोग ने किया था रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन पहले इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल ओनर। एक्चुअल ओनर होता है लेसर, अगर ऑपरेटिंग लीज पे दिया है तो लेसर। एक्चुअल ओनर इमीडिएट पेमेंट पे एक्वायर करेगा, एक्चुअल ओनर एक्वायर करेगा ऑन डिफर्ड पेमेंट और एक्सचेंज ऑफ एसेट। इमीडिएट पेमेंट पे अगर एक्वायर करेगा तो परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस ब्रोकरेज प्लस कोई भी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो प्रॉपर्टी को रेंट देने लायक बनाए। लेकिन उसके बाद एडवर्टीजमेंट लगे, कोई सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी की है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस इनकर किया है, डे टू डे मेंटेनेंस एक्सपेंस, वो सब नहीं, वो सब पीएनएल में जाएगा, वो सब ऐड मत कर देना। हाँ, सो इनिशियल रिकॉग्निशन में जो भी अमाउंट मिलेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बैंक रिकॉर्ड करना। लेकिन अगर डिफर्ड पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट में परचेज किया है, तो वही हायर परचेज वाली वर्किंग। परचेज करते समय बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू क्रेडिटर फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कुछ डाउन पेमेंट किया तो क्रेडिटर फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बैंक, फिर इंटरेस्ट चार्ज करो, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर टू बैंक, सो पीएनएल टू इंटरेस्ट, वही हायर परचेज वाली एंट्रीज, वही टेबल बनेगी। और अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है तो याद रखना कमर्शियल सब्सटेंस अगर है तो फिर जो जाने वाला एसेट है ना, उसकी जो भी फेयर वैल्यू है, जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू, वो एक्वायर्ड एसेट को चिपका देने का। सो एक्वायर्ड एसेट विल बी डेबिटेड विद द फेयर वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट। अच्छा, आउटगोइंग एसेट की फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस होगा। अगर कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं है, खाली अपने कन्वीनियंस के लिए एक्सचेंज किया है, तो फिर ट्रांसफ़र विल बी मेड एट, एक्सचेंज विल बी मेड एट बुक वैल्यू ऑफ द आउटगोइंग एसेट, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी नहीं आएगा, देर विल बी नो प्रॉफिट लॉस। कम से कम 8 एग्जाम्पल्स किए मैंने, आई हैव गिवन 8 एग्जाम्पल्स, और फिर अपने क्लास टेक्स्ट बुक का भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्चुअल ओनर के बाद में आ गए एज्यूम्ड ओनर के बुक्स में। तो एज्यूम्ड ओनर के बुक्स में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंटल, क्योंकि वो हमने लेसी वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंटल का मतलब है लेसी अकाउंट डेबिट। हमने लेसी को दिया है ना, तो अभी वो क्या प्राइस अपने को लेनी चाहिए, फेयर वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, दैट शुड बी द प्राइस एट विच इट शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया था, रिकॉग्निशन के बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। खरीदने के बाद में अगर कोई पार्ट बदली करते हैं तो वो पार्ट को निकाल दो, उसकी बुक वैल्यू हटा दो और नए पार्ट का कॉस्ट ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड सिखाया था। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने डेप्रिशिएट करते समय पूरी प्रॉपर्टी को सिंगल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से नहीं किया था, उसमें पार्ट्स की लाइफ अलग अलग थी, तो मैंने कॉलमिनर डेप्रिसिएशन करके बताया था। और मैंने बोला ये लेक्चर के पहले कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, मेरे आज के लेक्चर के पहले तुम्हारा एक बार कंप्लीट रिवीजन होना ही चाहिए। फिर उसके बाद में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में अगर डे टू डे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है तो पीएनएल में ट्रांसफ़र करना। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इनकम बढ़ाने वाला है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रेंटल्स बढ़ाने वाला है, तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। वी शुड कैपिटलाइज दैट कॉस्ट। और कैपिटलाइज कैसे करने का, जो पार्ट निकाला है उसको बुक वैल्यू भी जो भी चल रही है उससे हटा दो और नए कॉस्ट को ऐड कर दो। फिर फ्यूचर में न्यू अमाउंट ऑफ रिवाइज्ड वैल्यू विल बी डेप्रिशिएटेड आफ्टर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। उसके बाद में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के बाद में हम लोग आ गए थे मेजरमेंट। इफ़ यू रिमेंबर हाउ टू डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, जो भी रहेगा दैट विल बी द कैरिंग अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब होता है जब भी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू is lower than the book value carrying amount of asset investment property। मेरे बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करके अगर 1 लाख रुपये आ रहा है और मार्केट में 80,000 रुपये इसकी वैल्यू चल रही है, तो ये 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू 1,20,000 चल रहा है तो फिर अपने को हायर वैल्यू बुक नहीं करना है, बिकॉज इंडियाज 40 डजंट अलाउ दैट। हाँ, वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिख सकते हैं, हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में लिख सकते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, फेयर वैल्यूएशन कौन करेगा, कंपिटेंट वैल्यूअर करेगा। और अगर कोई वैल्यूअर नहीं कर सकता तो रीज़न देना पड़ेगा क्यों वैल्यूअर से नहीं कराया, प्रोफेशनल वैल्यूअर से क्यों नहीं करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग मेजरमेंट के बाद में चले गए थे। आफ्टर मेजरमेंट
वी हैव गॉन फॉर ट्रांसफ़र केसेस। कई बार ऐसे भी आएगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब खुद यूज़ करने लगे तो पीपी में कन्वर्ट हो गई, या AS2 थी, हम लोग बिल्डर है बेचने के लिए रखी थी और अब अभी खुद के बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे या रेंट पे देंगे। सो एक इंडिया से दूसरे इंडिया में ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र केसेस। सो ये ट्रांसफ़र करना चाहिए कैरिंग अमाउंट, जो बुक्स में वैल्यू पड़ी है ना उस दिन, वो वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना चाहिए। ट्रांसफ़र होने के बाद में नया इंडियाज़ का जो डिस्क्लोजर होगा वो नए इंडियाज़ के हिसाब से होगा, और जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, खाली बैलेंस शीट में हेडिंग्स बदलेगा, डिस्क्लोजर हेडिंग्स बदलेगा। ट्रांसफ़र के बाद में आ गया डिस्पोजल। डिस्पोजल में 3 केस बताए थे। अगर डिस्पोजल बाय ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट रियलाइज्ड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट लॉस। अगर ट्रांसफ़र इन केस ऑफ फाइनेंस लीज है तो लेसी अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक वैल्यू, दैट इज कैरिंग अमाउंट, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट लॉस। और ट्रांसफ़र बाय डिफर्ड क्रेडिट है तो वो हायर परचेज में सेलर की बुक्स है, वो बना लो, वही टेबल और हायर परचेज की सेलर की बुक्स। और फिर आ गया था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, दैट इज़ योर ऑडिट रिक्वायरमेंट। तो मैंने कंप्लीट टॉपिक का रिकैप दे दिया। नाउ आई विल गो टू स्टडी मटेरियल। ICAI का स्टडी मटेरियल करेंगे। ये तुम्हारा लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल में 2 पार्ट होता है, एक तो इलस्ट्रेशंस होते हैं और दूसरा होता है टेस्ट योर नॉलेज। सब लोग इंटर पास हो गया है तो एटलीस्ट इतना तो मालूम ही है। मैं जा रहा हूँ टेस्ट योर नॉलेज में। अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक सामने लेके रखना और बताते जाना जो क्वेश्चंस हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 वही क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया था। वो अपने क्लास के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 21 था ना, क्लास के टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 21 था। हाँ, ये वही क्वेश्चन है। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, मैं रीड करके बता देता हूँ क्या चक्कर है। ऑन 1st April 2000X1, an entity acquired an investment property building for 40 lakhs। एक बिल्डिंग 40 लाख में परचेज की है। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स इज यूजफुल लाइफ एज 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। सो 40 lakhs का है, डिवाइड बाय 20 years। सो 2 lakhs इज द डेप्रिसिएशन पर ईयर। नहीं सॉरी, रेसिडुअल वैल्यू भी आ गया, रेसिडुअल वैल्यू भी है। तो 40 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइड बाय 20 years, 1,90,000 का डेप्रिसिएशन पर ईयर। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड रिफ्लेक्ट्स द पैटर्न इन विच इट एक्सपेक्ट्स टू कंज्यूम द बिल्डिंग्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग ऑन 31st March X2? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्या कैरिंग अमाउंट आएगा? तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया ना, 40 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइड बाय 2 years। सो फर्स्ट ईयर का आ गया 1,90,000 का डेप्रिसिएशन। तो उनको कैरिंग अमाउंट चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट 40 lakhs माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1,90,000। मैंने तुमको बोला था ना ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। 40 lakhs माइनस 1,90,000, 38,10,000। ये लो, ये कोई क्वेश्चन हुआ CA फाइनल के लिए? FIJC का क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने नहीं किया था तभी। समझ गया तुम लोगों को? दिस वॉज द ओनली रीजन मैंने ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया था। सो वहां पे लिख दो क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 21 है, जरा चेक कर लो 21 वाला यही क्वेश्चन है क्या? ऑल ऑफ यू चेक।
हाँ, तो यहाँ पे तुम क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 21 पे यही लिख दो 40 लैक्स, जो मैंने पहले डेप्रिसिएशन किया वो कर दो, उधर ही लिख दो, टेक्स्ट बुक में लिख दो 40 लैक्स माइनस 2 लैक्स, 40 लैक्स माइनस 2 लैक्स, 1,90,000, 1,90,000 और 1,90,000 के नीचे 1,90,000 के बाद में ये 40 लैक्स माइनस 1,90,000 इज 38,10,000। ये लो, सॉल्व हो गया। डन। सो जो क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूँ ना वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डन, तुम खाली क्लास टेक्स्ट बुक से चेक कर लो। X Limited as an investment building which is carried in the balance sheet at 15 lakhs। देखो लास्ट के क्वेश्चंस देखो ना। During the year it stopped letting out its building and used it as office premises। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 में देखो 19 है। ये 19 है ना। On 31st March management estimates recoverable amount of building as 10 lakhs and its remaining life is 20 years, residual value nil, should X Limited account for investment property। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोला? क्वेश्चन नंबर 19। क्लास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 19। ये लो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कवर, क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस आई एम गोइंग टू डू नाउ। ये मैं अभी कराऊंगा तुम लोगों को। तुमको कराने के पहले थोड़ी तुम्हारे से तैयारी करवानी है मेरे को। नया पेज ले लो, टेक अ न्यू पेज, गिव द हेडिंग ICI study material, ICI module, test your knowledge। ICI study material, that's ICI module, test your knowledge, and this is question number 3। question 3 है क्या 4 है? question number 3। yes, question number 3 we are going to solve। अब ये क्वेश्चन में मेरे को तुम्हारे पास से कुछ तैयारी चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करो। बिफोर स्टार्टिंग ड्रॉ अ लाइन। उसको क्लोज करो। हाँ, लाइन को क्लोज करो। इसका डिवीजन करने वाला हूं मैं। पहले 4 डिवीजन कर दो। वन 2 3 4। पहले 4 डिवीजन कर दो, फिर और करेंगे। पहले 4 डिवीजन कर दो। पहले डिवीजन में डेट लिखो 1 अप्रैल 2000 x1। दूसरे डिवीजन में डेट रखो 31 मार्च x5। 31 मार्च x5। ना लिसन, मैं रीड कर रहा हूं और तुमको समझाते जाऊंगा। देखो
In financial year 2000 X1 X2, X Limited incurred the following expenditure in acquiring property consisting of 6 identical houses with separate legal title including land on which it is built. हाँ, तो एक 6 आइडेंटिकल हाउसेस बनाने वाला है, सब सेपरेबल है, सेपरेट लीगल टाइटल है उनका, इंक्लूडिंग लैंड जिस पे वो बना है. द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस डेट्स एज फॉलोज. 1 अप्रैल को परचेज कॉस्ट है 1,80,00,000 और 1 अप्रैल को ही नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस है 20 लाख, नॉट इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस. ये परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं किया था. ठीक है, तो प्रॉपर्टी अपने को मिल गई 2 करोड़ में. प्रॉपर्टी अपने लिए हो गई 2 करोड़. बराबर है क्या नहीं? फिर उसके बाद में और भी खर्चा किया है उसने. देखो उसने और भी खर्चा किया है. ऑन 2 अप्रैल लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्विजिशन कितना है? 5 लाख. ये भी ऐड होना चाहिए ना? Yes. तो ये तीनों हम लोग ऐड कर देंगे. लेकिन बाद में साथ में कुछ एडवर्टीजमेंट भी किया है. 6 अप्रैल को एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, ये ऐड करना चाहिए क्या? नहीं. और 8 को ओपनिंग सेरेमनी फंक्शन किया है, करना चाहिए? नहीं ना? ये दोनों जाएंगे पीएनएल में. दिस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल. बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? सो अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी देखें, और एक चीज क्या बोला हुआ है, थ्रू आउट 2000 X1 X2 incurred 1 lakh towards डे टू डे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव. तो ये तो सब पीएनएल वाले खर्चे हैं. सो पहले 2000 X1, 1 अप्रैल 2000 X1, जिस दिन हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 2 करोड़ 5 लाख. और उस दिन पीएनएल में जो एक्सपेंसेस शो करने का है, जो पीएनएल के एक्सपेंसेस है, वो पीएनएल के एक्सपेंसेस कितने हो गए? 3 लाख प्लस 150, दैट इज 4,50,000 एंड प्लस 1 लाख 5,50,000. ये 5,50,000 जो है ये पीएनएल में जाएगा. प्रॉपर्टी का कॉस्ट फाइनल हो गया. प्रॉपर्टी का कॉस्ट फाइनल है, बराबर. आगे क्या बोल रहे हैं? X Limited uses one of the 6 houses for office and accommodation of its few staff, and the other 5 houses are rented to various independent third parties. इसका मतलब है इसमें से इसका 2 डिवीजन. ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसका 2 डिवीजन. कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 2 करोड़ 5 लाख है ना? इसमें से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा 5/6 और पीपी होगा 1/6. वन फॉर ऑफिस एकोमोडेशन 2 करोड़ 5 लाख इंटू 5/6. So 1 crore 70 lakh 83,333. Yes, correct. 5/6 किया ना हम लोग ने? Yes. ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. एंड माइनस 2 करोड़ 5 lakhs 34,16,667. $34,16,667. देख लो, मैंने अभी तुम लोगों को सबसे पहले क्या बता दिया? कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बता दिया 2 करोड़ 5 लाख.
और कितना एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा वो बता दिया मैंने, और फिर उसका ब्रेकअप बता दिया। तो मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसमें। अच्छा, ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, इसके लिए अपने को कोई डिवीजन बनाने की जरूरत नहीं थी। ये तो वही क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं, हाँ वो different। सेम क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 9। क्वेश्चन नंबर 9। मेरे को लगा ये वो डिटेल्ड वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये डिटेल्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। अभी तुम्हारा मैंने पेज खराब करा दिया और कुछ, मैं तो फिर रब कर लूंगा। तुम लोग वापस से नीचे बना लेना अलग से, या नए पेज पे चले जाओ, मैं तो बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 तो वही था, सेम टू सेम क्वेश्चन ही निकला अपने क्लास टेक्स्ट बुक का। ना क्वेश्चन नंबर 4। X Limited is engaged in construction industry and prepare its financial statement up to 31st March each year. अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अप टू 31st March every year. On 1st April 2000, X1 X Limited purchased a large property consisting of land 2 crores. एक बड़ी प्रॉपर्टी परचेज की है 2 करोड़ की, and immediately began to lease the property. Immediately began to lease the property to Y on an operating lease. Annual renters 20 lakhs. तो 1 अप्रैल को परचेज्ड, परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कितने में परचेज की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को? 2 करोड़ में। परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर 2 करोड़, और परचेज करके उसको लीज पे दे दिया। गिवन ऑन लीज, given on operating lease to Y Limited. Given on operating lease to Y Limited for annual rent. For annual rent of rupees 20 lakhs. For annual rent of rupees 20 lakhs. 20 लाख के एनुअल रेंट पे दे दिया, ठीक है ना। चलो ये हो गया पहला। ऑन 31st March 2000 X5, सीधा 31st March 2000 X5 की बात कर रहे हैं वो लोग, X2 की भी बात नहीं कर रहे। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब ये इतने साल रेंट पे ही रही प्रॉपर्टी। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 2 crore 60 lakhs. फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 2 crore 60 lakhs. अरे फेयर वैल्यू हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। जो फेयर वैल्यू है ना, टू crore 60 lakhs है ना, सो 2.6 crores इन नोट्स टू अकाउंट्स। हम लोग फेयर वैल्यू नोट्स टू अकाउंट्स में लिख सकते हैं, बैलेंस शीट में नहीं। ये नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। बैलेंस शीट में कॉस्ट मॉडल चलेगा। हाँ, बैलेंस शीट में कॉस्ट मॉडल चलेगा, और कॉस्ट मॉडल के हिसाब से ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की रहेगी। बैलेंस शीट कॉस्ट मॉडल 2 crores, बराबर ना। कोई कंफ्यूजन इधर?
आगे, अंडर द टर्म्स ऑफ लीज वाई लिमिटेड वॉज एबल टू कैंसल द लीज बाई गिविंग 6 months नोटिस इन राइटिंग टू एक्स लिमिटेड। हमारा जो टेनेंट है वाई लिमिटेड, वो 6 महीने का नोटिस देके जगह खाली कर सकता है। एंड वाई लिमिटेड गेव नोटिस ऑन 31 March 2005। 31 March 2005 को उसने नोटिस दे दिया, और नोटिस 6 महीने का दे सकता है, मतलब सितंबर ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, टोटल 6 months। सो 30th सितंबर को जगह खाली कर देगा। एंड वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 30th सितंबर। ये लो। सो इस दिन एक एक्टिविटी और हुई है। एक तो फेयर वैल्यू लिख दिया मैंने, बैलेंस शीट का कॉस्ट मॉडल लिख दिया, और वाई लिमिटेड गेव नोटिस। तुम लोग लिख रहे हो ना साथ में? Yes. वाई लिमिटेड गेव नोटिस, वाई लिमिटेड गेव नोटिस ऑफ 6 months। वाई लिमिटेड गेव नोटिस ऑफ 6 months to end lease agreement, to end lease agreement। टू एंड लीज एग्रीमेंट। चलो यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग 30th सितंबर को ही पहुंचते हैं। अब 30th सितंबर तक पूरे साल का रेंट था 20 लाख। अरे पूरे साल का रेंट, यहां देखो एनुअल रेंट जो था ना, एनुअल रेंट वो 20 लाख था। देखो ना यहाँ पे लिखा ना पहले वाले टेबल में, एनुअल रेंट 20 लाख। Yes. तो 6 महीने का रेंट हो जाएगा 10 लाख। सो रेंट रिसीव 30th सितंबर तक 10 लाख का रेंट मिला होगा। एक तो 10 लाख का रेंट मिला होगा, और ये डेट को वाई लिमिटेड ने प्रॉपर्टी वेकेट कर दी होगी। वाई लिमिटेड वेकेट, हाँ वाई लिमिटेड वेकेटेड प्रॉपर्टी। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, मेरे लिए तो उसकी वैल्यू जो रहेगी, मेरे लिए तो उसकी वैल्यू जो रहेगी 2 करोड़ ही रहेगी। ऑन 30th सितंबर द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 2 करोड़ 90 लाख। इसकी फेयर वैल्यू चल रही है 2 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ 2.9 CR। आगे ये कौन से डेट को चल रहा है? 30th सितंबर को चल रहा है ये। इमीडिएटली नेक्स्ट डे 1st October X Limited began to convert the property into 10 separate flats of equal size। 1st October को वो अभी 10 अलग अलग फ्लैट्स बना रहा है इक्वल साइज के, इंटेंडेड टू सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अभी ये इन्वेंट्री बन जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो बना के बेचने वाला है। सो पहले तो 10 करोड़ को ये ट्रांसफर का केस बनता है 1st October। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। देखो अपने बुक्स में इसकी बुक वैल्यू जो पड़ी थी वो तो 2 करोड़ ही थी। Yes. जमीन थोड़ी डेप्रिशिएट होती है, 2 करोड़ ही थी। जमीन खरीदी थी ना मैंने, जमीन तो डेप्रिशिएट भी नहीं होती, तो 2 करोड़ ही थी। और अब ये ट्रांसफर का केस बनेगा, तो अपने को मालूम है जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा कैरिंग अमाउंट पे होता है। सो सबसे पहले ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री। क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बना के बेचेंगे ना अभी हम लोग, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बना के बेचेंगे। माइक बंद करो। सो ट्रांसफर विल ऑलवेज बी एट कैरिंग अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट है 2 करोड़।
पहला काम तो ये, X Limited spent a total 60 lakhs on its conversion between 30th September to 31st March X6. So 30th September मतलब 1st अक्टूबर से लेके 31st मार्च X6 तक. 1st अक्टूबर से लेके, ये 1st अक्टूबर से लेके, यहाँ पे ही लिख दो तुम, 31st मार्च 2006, ये 6 महीने में फर्दर एक्सपेंसेस, उसको वो लैंड पे कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा लगा ना, वो 60 lakhs का फर्दर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन 60 lakhs. सो 2 करोड़ की तो जमीन थी, 2 करोड़ की जमीन थी और 60 lakhs का खर्चा और कर दिया. तो अभी अगर देखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गई 2 करोड़ 60 लाख, 2.6 CR. 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 60 लाख का और खर्चा कर दिया, सो ये हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. द प्रोजेक्ट वॉज इनकम्प्लीट ऑन 31st March X6 and the directors of X Limited estimate they need to spend further 40 lakhs to complete the project, after which it could be sold for 50 lakhs. 50 lakhs per flat है, each flat. उनको 40 lakhs खर्चा करना पड़ेगा, तो फिर एक फ्लैट वो लोग 50 लाख में बेच पाएंगे. तो ये लोग ऐसे 10 फ्लैट बना रहे हैं. यहाँ पे बोला था ना, X Limited began to convert into 10. तो एक अगर 50 में बिकेगा, इंटू 10 करेंगे तो 5 करोड़ इसकी, 5 करोड़ इसकी सेलिंग प्राइस है. और वो कंप्लीट का अभी सेमी फिनिश्ड है. तुमको मालूम है WIP स्टॉक में, WIP स्टॉक का NRV कैसे निकालते हैं? मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है सी एंटर में. WIP स्टॉक का NRV कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन. जाके AS2 की बुक देखना, मैंने WIP स्टॉक का तुमको NRV निकालना सिखाया है. दैट इज एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट. उसको कंप्लीट करने में क्या खर्चा लगने वाला है. सो ये सेमी फिनिश्ड गुड्स है. ये सेमी फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट है, सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री का कॉस्ट है 2 करोड़ 60 lakhs. और अगर NRV निकालूं तो NRV है 5 करोड़. हाउ आई गॉट 5 करोड़? 50 lakhs पर फ्लैट का मिलने वाला है, सेलिंग प्राइस माइनस 40 lakhs का इंटू 10 फ्लैट्स. और इसको कंप्लीट करने के लिए कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है 40 lakhs. एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है 40 lakhs. सो NRV ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स आ गया 4 करोड़ 60 lakhs. सो सेमी फिनिश्ड गुड्स का अगर मैं वैल्यूएशन करूं 31st मार्च को, सो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर में 2 करोड़ 60 lakhs ही तो आएगा. कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में 2 करोड़ 60 lakhs आएगा. सो एंड ऑफ द ईयर में सेमी फिनिश्ड गुड्स है. बट वहीं पे उन्होंने प्रॉब्लम स्टॉप कर दिया. मैंने पूरे प्रॉब्लम को तुमको टेबल में कन्वर्ट करके बता दिया. एग्जामिन एंड शो हाउ 3 इवेंट्स वुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ X Limited. ये सब इवेंट्स कैसे हमको प्रेजेंट करने हैं. अब कैसे प्रेजेंट करने हैं, मैंने तो सारे इवेंट्स इधर लिख ही दिए हैं. बस अब इन पे नोट बना लेते हैं. बच्चों कॉपी किया गया प्रॉपर्ली? इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन. अगर तुम इस तरीके से नहीं लिखते ना तो तुमको पता भी नहीं चलता इसको आंसर कैसे करना है. चलो अब मैं नीचे आंसर लिखाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि तुमको सब इंफॉर्मेशन मिली गई है. अब तुम खाली आंसर लिखने पे कंसंट्रेट कर सकते हो. सबसे पहले मैं कवर कराऊंगा ये वाला पार्ट. पहला 2 पार्ट ए ऑफ आंसर. पार्ट ए, गिव द हेडिंग 1st April
2000 X1 to 31st March 2000 X5 2000 X5 ये पीरियड में ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये पीरियड में ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर मी। लिखो, दिस प्रॉपर्टी वुड बी रिगार्डेड this property would be regarded as investment property since it is held for investment purpose, rather than owner occupied property, or property developed for resale. Rather than owner occupied property or property developed for resale. The property would be measured under cost model. The property would be measured under cost model. This means it will be measured at rupees 2 crores. At rupees 2 crores at the end of each year. At the end of each year. चलो, हो गया पहला पार्ट। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च X1 तक। और एक तुम लिख सकते हो एनुअल रेंटल्स
of rupees 20 lakhs will be disclosed as other income in P&L statement each year. अप टू 31 मार्च एक्सपायर, ठीक है ना। ये लो, दो इन्फॉर्मेशन थी, दोनों इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने लिख दिया, दोनों इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने नोट डाउन कर लिया। वो जो फेयर वैल्यू दे रहे हैं ना, फेयर वैल्यू तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। ये पहली इन्फॉर्मेशन थी, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है, और एक इन्फॉर्मेशन लिख लो। उन्होंने मेरे को फेयर वैल्यू भी दे रखी है ना, 2.6 करोड़। फेयर वैल्यू of 2.6 crore will be disclosed in notes to accounts. As on 31st March 2005. ये लो, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च एक्स5 तक जो जो एक्टिविटी थी उसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया। अभी मेरा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, पॉइंट बी। पॉइंट बी, फर्स्ट अप्रैल 2000 एक्स5 टू 30th सितंबर 2000 एक्स5, ये पीरियड में क्या एक्टिविटी हुई। ये पीरियड में भी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने नोटिस दे दिया था। ऊपर लिखना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियाज 40। सो ये पीरियड में भी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छह महीने का जो रेंट आएगा वो अदर इनकम्स बनेगा। 10 लाख का रेंट आने वाला है। देखो, ऊपर टेबल बनाने से ये इतना डिटेल्ड क्वेश्चन अपने लिए सिंप्लीफाइड हो गया। सो यहां पे क्या हुआ था, वाई लिमिटेड जो हमारा टेनेंट है, वाई लिमिटेड, हमारा जो टेनेंट है वाई लिमिटेड ने नोटिस दे दिया, गेव नोटिस। वाई लिमिटेड गेव नोटिस on 31st March 2000 X5 and vacated property on 30th September X5. 30th September X5, हाँ, during these 6 months, this property would be regarded
this property would still be regarded as investment property still would be regarded as investment property, and rental income of rupees 10 lakhs would be disclosed as other income in P&L statement. सो याद है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है और अदर इनकम्स होती है. सो ये अदर इनकम शो करेंगे. एक मिनट रुकना जरा. चलो ठीक है, यहां तक हो गया. ये मेरा यहां तक कंप्लीट हो गया. पहले समझ में आना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे. और फेयर वैल्यू 2.9 करोड़ है और बुक वैल्यू क्या है 2 करोड़ है. तो अभी तक तो बुक वैल्यू ही चलेगी अपनी, वो कॉस्ट ही चलेगा. आगे लिखेंगे नंबर सी. नंबर सी, still be regarded as investment property and rental income 10 crore would be disclosed as other income in P&L statement. ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया. अब लिखेंगे 1 अक्टूबर 2000 to 31 मार्च 2006. यहाँ पे इसको हम ट्रीट करेंगे इन्वेंट्री. और यहाँ पे इस पे अप्लाई हो जाएगा इंडियस 2. इंडियस 2 विल बी अप्लाई. अब ये वाला पार्ट 30 सितंबर को जिस दिन उसने प्रॉपर्टी वेकेट करी, ऑन 30 सितंबर, on 30th September 2000X5, on 30th September 2000X5, X5 the property, on 30th September 2000X5 the property ceases to be an investment property. The property ceases to be an investment property. अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है. एक्स लिमिटेड, ये डेट से वो वहां पे फ्लैट्स बनाना चालू कर रहा है. एक्स लिमिटेड बिगिंस टू डेवलप. X Limited begins to develop it. Begins to develop it for sale as flats. As flats. As per Ind AS 40,
as per India's 40, the transfer as per India's 40, the transfer between investment property to inventory. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उसको इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं. ट्रांसफर बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री. डू नॉट चेंज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी. ये कैरिंग अमाउंट पे होना चाहिए. सो डू नॉट चेंज. हाँ, डू नॉट चेंज कैरिंग अमाउंट. Do not change carrying amount of that property. For measurement and disclosure purpose. फॉर मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर पर्पस. सो कैरिंग अमाउंट जो अपने ट्रांसफर के दिन होगी वो 2 करोड़ ही होगी. हेंस द कैरिंग अमाउंट ऑफ reclassified property hence the carrying amount of reclassified property as inventory will be will be 2 crores. चलो यहां तक हो गया. उसके बाद जो एडिशनल कॉस्ट लगा ना फॉर डेवलपिंग फ्लैट्स, वो अपने को ऐड करना पड़ेगा. द एडिशनल कॉस्ट of rupees 60 lakhs the additional cost of 60 lakhs for developing flats which were incurred up to 31st March 6 would be added to cost of inventory. Which amounts to
which amounts to rupees 2 crore 60 lakhs. ये लो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल गई 2 crore 60 lakhs, लेकिन इस डेट को ही उसकी अगर एनआर भी देखेंगे the work is yet not completed. As on 31st March X6. NRV of semi-finished inventory NRV of semi-finished inventory expected selling price in ordinary course of business $50 lakhs into 10 flats, that comes to 5 crores. Minus expected cost of completion, $40 lakhs. So we have reached towards the end of this answer. हमारा कंप्लीट होने आया. This is 4 crore 60 lakhs. This is NRV of semi-finished goods. NRV of semi-finished goods, देख लो, कॉस्ट है 2 crore 60 lakhs और एनआरवी है 4 crore 60. सो विच एवर इज लोअर ही लेंगे हम लोग. सो द फ्लैट्स लिखो नीचे. सो द फ्लैट्स दैट इज इन्वेंट्री so the flats inventory will be measured. So the flats inventory will be measured at lower of cost or NRV. At lower of cost or NRV, that is rupees 2 crore 60 lakhs. These semi-finished flats will be shown as current assets. These semi-finished flats will be shown
as current assets in balance sheet. As on 31st March X6, ये लो यहाँ पे मेरा आंसर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग ने ये लेवल पे सिंप्लीफाई कर दिया कि तुम लोग फर्स्ट रीडिंग में ही तुमको समझ जाएगा. एकदम सिंपल कर दिया इसको. कितना डेटा भर रखा था इन लोग ने, ये हुआ वो हुआ, ये सबको हम लोग ने क्या किया. जब तुम प्रॉब्लम रीड करोगे ना, जब प्रॉब्लम रीड करोगे तब ये टेबल सामने रख लेना. बस प्रॉब्लम रीड करते समय टेबल सामने रख लेना. उसके बाद में तो क्या है, ये टेबल को एक्सप्लेन किया है हम लोग ने ABC में. बस ये टेबल को एक्सप्लेन किया है. ठीक है ना. Yes. देख लो, ये तुम्हारा आंसर है. कितना डिटेल में लिखा है हम लोगों ने. चलो आगे बढ़ते हैं. हो गया ना. Yes, sir. Look at the next question. Question number 5. Shaurya Limited owns a building A which is specifically used for the purpose of earning rentals. ये खाली रेंटल्स कमाने के लिए बिल्डिंग है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. पहले ही लाइन पे क्लियर हो गया, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. बिल्डिंग ए इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. द कंपनी हैज नॉट बीन यूजिंग दिस बिल्डिंग ए और एनी ऑफ इट्स फैसिलिटी फॉर इट्स ओन यूज. मतलब दे हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि ये बिल्डिंग वो अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. सो बहुत काफ़ी समय से वो लोग अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, रेंट कमा रहे हैं. द कंपनी ऑल्सो इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी टू सेल द बिल्डिंग इफ इट गेट्स द रीजनेबल अमाउंट इन कंसिडरेशन. मतलब अगर अच्छा प्राइस मिला, मतलब दोनों इंटेंशन क्लियर है, रेंट कमा रहे और अगर अच्छा अप्रिशिएटेड वैल्यू मिले तो ये लोग इसको बेच भी देंगे. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है बिल्डिंग है. Following information is relevant for building A for 31st March X2. So 31st March X2 करंट ईयर के एंड में अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दी है. बोलते बिल्डिंग A was initially purchased at a cost of 10 crores. At that time the useful life of building was estimated to be 20 crores. 20 crores. 20 lakhs, sorry, the life value is 10 crores. Building A was purchased for 10 crores and the useful life is 20 years, of which 5 years have already been expired on 1st April X1. ये साल के बिगिनिंग में 5 साल जा चुका है, मतलब ये करंट ईयर के एंड में 6th ईयर आएगा. करंट ईयर के पुराना डेप्रिसिएशन देखेंगे तो आधी वैल्यू हो चुकी है.
10 करोड़ की बिल्डिंग है, 10 करोड़ की बिल्डिंग है, डिवाइड बाय 20 ईयर्स इंटू 5 ईयर्स। इसका मतलब है अभी तक बिल्डिंग ए का 2.5 करोड़ का डेप्रिसिएशन तो गया, और करंट ईयर का और निकालेंगे, करंट ईयर का और निकालेंगे तो करंट ईयर का 5 करोड़ और। ये तो पिछले 5 साल का खरीदा उस दिन से लेके 5 ईयर्स तक, और ये करंट ईयर का। सो 3 करोड़ रुपया डेप्रिशिएट हो गया, इसका डेप्रिसिएशन 3 करोड़ हो गया। इसका कॉस्ट कितना है? बिल्डिंग ए का कॉस्ट है 10 करोड़, 10 करोड़ इसका कॉस्ट है। ठीक है, यहां तक मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिल गई और बोला है कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हो गया। ये बिल्डिंग ए के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी ना, मैंने ये यहाँ पे नोट डाउन कर दी, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, फिर बार बार अपने को फिर रीड करना पड़ता है। अब इनके पास एक और बिल्डिंग है, देख लो। ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर 2000X1 में ही कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन अनदर बिल्डिंग बी विद द पर्पज टू होल्ड इट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। सो अगर बिल्डिंग कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होल्ड कर रहे तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी वॉज परचेज ऑन 1 April X1 ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 2 करोड़ एंड एक्सपेक्टेड लाइफ इज 40 years एज द यूजुअल कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो जो बिल्डिंग बी है, बिल्डिंग बी का कॉस्ट दे के रखा है, कॉस्ट है 2 करोड़, और इस पे तो खाली करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन आएगा, ओनली करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। 2 करोड़ डिवाइड बाय 40 years, सो 0.05 0.05। ये लो, ये बिल्डिंग बी। सेकंड पैराग्राफ में बिल्डिंग बी की इंफॉर्मेशन है। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? फर्दर ड्यूरिंग 2000X1X2 द कंपनी अर्नड और इनकर द फॉलोइंग डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिल्डिंग ए एंड बी। बिल्डिंग ए और बी से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर है। ये दो तो रेंटल इनकम है। सो टोटल रेंटल इनकम 75 lakhs एंड 25 lakhs। तो 1 करोड़ की इनकम हो गई, और ये इनकम कमाने के लिए ये सारे एक्सपेंसेस इनकर किए। क्या क्या एक्सपेंसेस है? सेल्स, प्रमोशन, फीस। माइक बंद कर, बैकग्राउंड का आवाज आता है, जब भी जरूरत हो तभी ओपन कर, डोंट कीप इट ऑन। सेल्स, प्रमोशन, फीस एंड टैक्सेस, ग्राउंड रेंट, रिपेयर्स, लीगल एक्सपेंस, कमीशन, ये सारे एक्सपेंसेस इनकर किए। तो अगर ये सारे एक्सपेंसेस में टोटल करूँ तो 5 + 1 6, 6 2 8, 8.5 9 10 12 13 हो जाता है। सारे एक्सपेंसेस 13 lakhs के एक्सपेंसेस हो गए। 13 lakhs के एक्सपेंसेस हो गए, लेकिन ये एक्सपेंसेस में एक डेप्रिसिएशन भी तो आना चाहिए। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन देखेंगे तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बिल्डिंग ए का 0.5 है और बिल्डिंग का 0.05। 0.5 प्लस 0.05, 0.5 प्लस 0.05। मैं करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बता रहा हूं, तो 0.55। अगर ये माइनस करेंगे तो अपने को प्रॉफिट बिल्डिंग से कितना प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 माइनस 13 lakhs माइनस 0.55, दैट इज 0.32।
32 लैक्स का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आया है। देख लो, मैं साथ साथ में लिखते जा रहा हूं। अरे बाप रे, इसके बाद कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। Company does not have any restrictions and contractual obligations against property A and B for complying with requirements of Ind AS. The management sought an independent report from the specialist to ascertain the fair value of building A and building B. And the independent valuer has valued fair value of the property as per valuation model recommended by International Valuation Standards Committee. And the fair value has been computed by the method by the streaming present value of future cash flows, namely discounted cash flow method. So उन्होंने एक वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाया बिल्डिंग ए और बी का, और वो कौन से मेथड से कराया? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इसका मतलब होता है ये दोनों बिल्डिंग से उनके यूजफुल लाइफ में जो भी रेंट आने वाला है ना, फ्यूचर डेट में उनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल मार लो, वही फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। लेकिन ये वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले अपने को रेंट की जरूरत होनी चाहिए। सी ये सब अब डिस्क्लोजर की बातें हैं। बैलेंस शीट में P&L स्टेटमेंट में क्या लिखना है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। बिल्डिंग ए का कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग बी का कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, P&L में नेट प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन डिस्क्लोजर में बोला है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स से हमने वैल्यूएशन करवाया, जो कि स्पेशलिस्ट है वैल्यूएशन में, और इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने वैल्यूएशन किया है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का मतलब होता है जो भी फ्यूचर में रेंट आने वाली है वो रेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालो। लेकिन रेंट कौन से बेसिस पे डिसाइड हुआ वो तो चाहिए ना। रेंट कैसे लोगे? जो तुमने बोला ये रेंट आने वाला है तो रेंट कैसे, तो उसके लिए आगे इंफॉर्मेशन दी है। द एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट फॉर द पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू रेंज इन 50 to 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो 50 रुपीज 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट। एंड फर्दर इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर ईच ऑफ 3 years। हर 3 साल में वो रेंट को 10% बढ़ाएंगे। और वेटेड एवरेज डिस्काउंट रेट यूज्ड इज 12 to 13%। जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 12 से 13% है। सो उन्होंने ये भी बता दिया कि रेंट होनी चाहिए 50 से 60 रुपया पर स्क्वायर फीट, और हर 3 साल में 10% रेंट को बढ़ाएंगे। वो बेसिस पे हमने फ्यूचर का रेंट डिसाइड किया है, और डिस्काउंटिंग के लिए जो रेट है वो 12 से 13% चल रहा है। तो क्योंकि हमने फेयर वैल्यू निकाली तो रेंट की प्रेजेंट वैल्यू से ही तो फेयर वैल्यू मिली है। फर्स्ट ईयर में कितनी रेंट मिली, सेकेंड ईयर में कितनी रेंट मिली, उसके लाइफ में जितनी रेंट मिलेगी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो रेंट मिलेगी कैसे, उसके लिए भी उन्होंने कैलकुलेशन का तरीका बताया है। एज्यूम दैट फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज इज बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एट 10.50 crores। ये लो, ये फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन्होंने दे दी है 10.5 crores, ए और बी दोनों की। द ट्रीटमेंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी is to be given in financial statement as per requirement of India's Indian Accounting Standard। Indian Accounting Standard तो ये notes to accounts में ही अलाउ करता है, तो हम आगे notes to accounts ही बनाने वाले। मैंने बोला है ना IAS 40 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS 40 में तो दोनों मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल भी है और कॉस्ट मॉडल भी है, बट हम लोग फेयर वैल्यू मॉडल नहीं मानते हैं। What would be the treatment? फाइनल इनको क्या चाहिए? What would be the treatment of building A and B इन द बैलेंस शीट ऑफ शौर्य लिमिटेड? हाँ, तो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन वहाँ पे मैं लिख चुका हूँ पीछे। प्रोवाइड डिटेल डिस्क्लोजर विथ रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ट्रीट इट एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट नोट ऑफ शेड्यूल फॉर द गिवन एसेट्स इन बैलेंस शीट। अरे मेरा तैयारी है, मेरे बैलेंस शीट में और P&L स्टेटमेंट में तो मैं यही लिखने वाला हूँ। ये जो है ना, यही लिखने वाला। ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ये P&L स्टेटमेंट है, और फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगा। चलो ठीक है, अब अपने को कोई टेंशन नहीं है। 10 करोड़ की बिल्डिंग है, 5 years प्लस फर्स्ट ईयर,
बनाते हैं, चलो मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 समझाने का काम कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 पहले तो ये बता देते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेंट कमाते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। एक थोड़ा सा नोट लिखेंगे, लिखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज हेल्ड investment property is held to earn rentals investment property is held to earn rentals or for capital appreciation. Investment property is held to earn rentals or for capital appreciation or for both. So ये तो हो गया मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इंडियस 40 कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? इंडियस 40। इंडियस 40 shall be applied India's 40 shall be applied for its recognition. India's 40 shall be applied for its recognition, measurement, and for disclosure. For its recognition, measurement and disclosure. इनिशियली हम लोग कॉस्ट पे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद कॉस्ट मॉडल। सो लिखोगे एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी मेजर्ड an investment property shall be measured initially at cost. Shall be measured initially at cost and after initial recognition it will be measured after initial recognition, it will be measured with cost model. फिर रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लगता, उस पर कॉस्ट मॉडल लगता है विथ कॉस्ट मॉडल एज पर इंडिया 16 में जो कॉस्ट मॉडल है वही वाला मॉडल।
इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो कॉस्ट मॉडल है दैट इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. सो कंफ्यूज नहीं हो जाना सर इंडिया 16 क्यों लिखा है. ये कॉस्ट मॉडल इंडिया 16 ने हमको दिया हुआ है. दैट इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. चलो ये तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में वापस से. फिर मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर अब देते हैं. The measurement and disclosure of investment property. The measurement and disclosure of investment property as per India's 40. As per India's 40 in the balance sheet. In the balance sheet would be as follows. Would be as follows. Draw a line below that. और लिखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट. एट कॉस्ट प्रॉपर्टी ए 10 करोड़ की थी, प्रॉपर्टी बी 2 करोड़ की है. ये देखो लिख रखा है मैंने 10 करोड़ और 2 करोड़. प्रॉपर्टी ए एंड बी. $10 crores, $2 crores, ये हो गया 12 करोड़. Less provision for depreciation. That is accumulated depreciation. Property A and property B. प्रॉपर्टी ए की लाइफ है 20 ईयर्स. 10 करोड़ है, उसमें से 5 साल जा चुका है. डिवाइड बाय 20 ईयर्स इंटू 5 ईयर्स तो पुराना, और वो 5 ईयर्स से अपने को मिला था 2.5, और इसमें प्लस करंट ईयर का 0.5 ऐड किया हमने. करंट ईयर का 0.5 ऐड किया तो 3 करोड़ का डेप्रिसिएशन हो गया. बराबर ना. 10 करोड़ Yes. डिवाइड बाय 20, 50 lakhs पर ईयर का है.
इंटू 5 ईयर्स, so 2 crore 50 lakhs प्लस 50 lakhs ये साल का ऐड कर दिया तो हो गया 3 crores। और प्रॉपर्टी भी 2 crores है, डिवाइड बाय 40 ईयर्स। तो यहाँ पे अपने को आया था 0.05, पुराना कुछ नहीं है, करंट ईयर का ही है। सो 2 crores divided by 40 years, that is 5 lakhs। So depreciation आ गया 3 crores 5 lakhs। थ्री crores 5 lakhs। सो बैलेंस शीट तो इधर फाइनल होती है। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March X2, 12 crores minus 3 crore 5 lakhs, 8 crore 95 lakhs। अब एक P&L स्टेटमेंट भी बना लेते हैं। अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन P&L स्टेटमेंट, P&L स्टेटमेंट भी बनाएंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन है अपने पास। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। with respect to investment property, rental income 75 lakhs and 25 lakhs। सो 1 crore की तो रेंटल इनकम हो गई। इसमें से माइनस करेंगे डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये सब आ गया ना, 5 + 1 + 2.5, मैं इंडिविजुअल डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, +2.5 + 1.5 + 2 + 1, ये लो, ये सब का टोटल मारेंगे, ये टोटल अपने को 13 lakhs आता है। और एक ऊपर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, तो मैं बोल देता हूँ दिस इज बिफोर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिफोर डेप्रिसिएशन कितना 87 lakhs हो जाएगा। और इसमें अभी कर देते हैं लेस डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन ये करंट ईयर का 0.5 और 0.05. सो 0.5 प्लस 0.05 कितना 55 हो गया क्या? 55. 50 lakhs और 5 lakhs 55 lakhs हो गया. सी ये बड़े बड़े बेकार क्वेश्चन है, बहुत ही डेटा वाले क्वेश्चन है जहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है, उनको मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है. सो प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तुमको लगेगा भी नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है. This is profit from investment property. 87 minus 55 gives us 32 lakhs. ये तो बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट बनाए. अब लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स जो मैंने रीड करवाया, तो ऑन दैट बेसिस नोट्स टू अकाउंट्स. मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, मेरा पेज खत्म हो रहा है. सब लोग अगले पेज पे चले जाओ, या तुम लोगों का भी, आई थिंक तुम्हारा भी ऐसे ही चल रहा होगा. नोट्स टू अकाउंट्स. डिस्क्लोजर नोट. कर लो लास्ट लाइन कॉपी कर लो. कंप्लीट हो जाए तो बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ूं. ओके. लिखो डिस्क्लोजर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. Disclosure note on investment property acquired by entity. Acquired by entity. पहला नोट नंबर 1. वो वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने किया है, एज पर इंटरनेशनल वैल्यूएशन मेथड से किया है. ये हमने रीड किया था. लिखो द वैल्यूएशन. रीडिंग का काम हो गया अपना. हाँ, द वैल्यूएशन लिखेंगे. द वैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड बाय the valuation is performed by independent it is performed by independent valuer who is specialist The valuation is performed by independent valuer who is specialist in valuing investment property. Who is specialist in valuing investment property. A valuation model. A
valuation model as recommended by international as recommended by International Valuation Standards Committee. International Valuation Standards Committee International Valuation Standards Committee has been applied. ये लो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने किया है, वो एक्सपर्ट है ये फील्ड का, और मेथड भी कौन सा, जो इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी ने मेथड बताया वो, और उसके हिसाब से याद है 10.5 करोड़ का फेयर वैल्यू था. हमारी फेयर वैल्यू जो आई थी 10.5 करोड़. The investment property consists of the investment property consists of building A and B, consists of building A and B as on 31st March X2 the fair value of these property, these investment property is $10.5 CR. और ये फेयर वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या फॉलो किया, ये मेरा अगला डिस्क्लोजर. वैल्यूएशन टेक्निक्स. सबसे पहले वैल्यूएशन मेथड. वैल्यूएशन मेथड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. Discounted cash flow method. नंबर 2, रेंटल्स. डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या डिस्काउंट करते हैं, जो आगे फ्यूचर में रेंट मिलने वाला उन्हीं की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग और उसका टोटल मान लेते हैं. तो रेंट्स कैसे डिसाइड किया, हाँ, रेंटल्स एस्टिमेटेड एट 60 to 50 पर स्क्वायर फीट. देख लो ये रहा रेंटल्स एस्टिमेटेड एट rupees 50 to 60 per square feet. रुपीज 50 to 60 पर स्क्वायर फीट. और ग्रोथ कितना है, 10% आफ्टर एवरी 3 years. रेंटल्स ग्रोथ
हमेशा के लिए 50-60 रुपया पर स्क्वायर फीट नहीं रहेगा। रेंटल्स ग्रोथ पर एनम 10%, लेकिन एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में एक बार ये रेंटल रेट्स इंक्रीज वाला अप्लाई करने का। एंड डिस्काउंटिंग रेट 12 to 13% प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। डिस्काउंटिंग रेट का रेंज दे रखा है। %12 to 13%, ये लो। और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। दिस इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन विच आई हैव कंप्लीटेड। अभी एक ही क्वेश्चन और बचता है अपना स्टडी मटेरियल का। ओनली 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग, है ना। वो क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे तो अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। आई से बेटर टेक अ ब्रेक हियर, उसके बाद हम लोग करते हैं। काफ़ी लंबा सेशन हो गया है और 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस करवा दिए, बट तुम्हारे लिए वो डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। तुम ओरली भी देखोगे ना तो तुमको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मैं बोलता हूँ तुम लोगों के लेवल पे लाके रख दिया मैंने ये वाले दोनों क्वेश्चंस को। अदरवाइज ये दोनों क्वेश्चन करने में हालत हो जाती है। इतना डेटा दे रखा है, कितना डिटेल्स दे रखा है। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद में एक क्वेश्चन और बचता है मॉड्यूल का, वो कंप्लीट करेंगे।